आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और इस वक्त हम बात करेंगे झारखंड स्पेशल की, जहां पर कई जिलों से कई सारी खबरें जो है वो सामने आई है। बता दें कि सबसे पहले बात करेंगे बोकारो की, जहां पर बोकारो में बालू तस्करी जो है वो धड़ल्ले से जारी है। जहां दामोदर नदी से लगातार अवैध बालू का उत्खनन जारी है, जिसको चलते अब नदी के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। बता दें कि सबसे ज्यादा अगर बालू की तस्करी की बात करें तो बोकारो के उपायुक्त लगातार अवैध उत्खनन पर बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बालू तस्करी का ट्रैक्टर धड़ल्ले से उनके आवास के बंगलों से ही गुजर रहा है। ऐसे में बालू तस्कर निडर होकर बालू तस्करी का काम कर रहे हैं। वहीं बालू की अगर अवैध उत्खनन की बात करें तो वो यहाँ पर एसपी कार्यालय का भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और अब समझ सकते हैं कि अवैध बालू तस्करी को रोकने का जिम्मा किन अधिकारियों के कंधे पर है। उन्हीं के आवास के बगल से बालू तस्करी का काम जारी है और उसी अवैध बालू से सरकारी ऑफिस का भी काम किया जा रहा है। ऐसे में अधिकारी सब कुछ जानकर भी क्यों खामोश है, ये सोचने वाली बात ही है। यह तो कानून से ऊपर बालू तस्कर अपने आप को मानने लगे हैं, या फिर बालू तस्करों पर कानून का कोई भी डर नहीं है। बालू तस्कर अवैध बालू का ट्रैक्टर लेकर के दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर उसे लगातार वहाँ से लेकर के जा रहे हैं, जहाँ जंगल विभाग के सैकड़ों पेड़ों को काटकर अवैध बालू तस्करी का खेल जारी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें ये बोकारो जिले की है, जहाँ पर अवैध बालू की तस्करी जो है वो फिलहाल चल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे यहाँ पे सतगावा प्रखंड के इटकाई पंचायत अंतर्गत ग्राम मोहनपुर में सोमवार को ही शुरू हुआ था 1008 हनुमत प्रचंड यहाँ पर प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यहाँ पर कई कार्यक्रम किए गए। बता दें कि भव्य कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया गया। इस पावन अवसर पर पूरे गांव में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा था। मंदिर परिसर और आसपास क्षेत्र में भक्त की भारी भीड़ उमड़ी, जहां जय जयकार के यहाँ पर नारे सुनने को मिले और पूरा इलाका भक्तिमय नजर आया। बता दें कार्यक्रम का संचालन यहाँ पर यज्ञाचार्य श्री विमलेश पांडे के नेतृत्व में और निगरानी में किया गया, जहां सभी धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान के साथ संपन्न हुए। आयोजन समिति के अनुसार 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे यहाँ पर बोकारो जिले की, जहाँ पर झारखंड में सरकारी खजाने से वेतन मद के करोड़ों रुपए की अवैध निकासी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें बोकारो ट्रेजरी से एक पुलिस का सबसे यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह के वेतन में 20 माह में 3.15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। बता दें कि यहाँ पर पीजी यहाँ पर वृत्त सचिव जो है वो उनकी बातें अगर यहाँ पर सामने आई है, जहाँ पर यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि वृत्त सचिव प्रशांत कुमार को भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। ट्रेजरी के अगर बात करेंगे तो यहाँ पर निरीक्षण के बाद
पीजी के गुरुवार को सरकार को यह रिपोर्ट भेजी जाएगी। आत्म तौर पर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को करीब 1 लाख रुपए वेतन मिलता है, लेकिन उपेंद्र सिंह के वेतन मद में मई 2024 से दिसंबर 2025 तक जो निकाश हुई है उसके अनुसार वेतन 15 लाख रुपए प्रति महीने से ज़्यादा हो जाता है। खास बात यह है कि 3.15 करोड़ की निकासी पर यहाँ पर सवाल खड़े हुए हैं और साथ ही जीपीएस मद में सिर्फ 61,668 रुपये की कटौती की गई है। वहीं आयकर और टीएस मद के कोई कटौती नहीं की गई है और सिस्टम में पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेरोल जो है वो 7वां सीपीसी के लेवल 8 के तहत किया गया है। यहाँ पर जो संभव नहीं है, रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेजरी इंस्पेक्टर और डेटा एनालिटिक्स के दौरान यहाँ पर पेरोल प्रमोशन या फिर अन्य चीज़ों के तहत ये नहीं हो सकता है। हमारे भी संज्ञान में ये बात आई है न्यूज़ के माध्यम से और उसकी जांच के संबंध में हमने पूरा जो है हमारा संबंधित शाखा है उससे सभी डिटेल्स मंगवा के उस नाम के जो व्यक्ति यहाँ कार्यरत हैं या रहे हैं उनकी जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है हमारे अकाउंट में, उसको हमने एनालाइज किया, खुद से भी देखा। तो अभी जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें इस तरह की कोई एनोमली सामने नहीं आई है, इस तरह का पॉइंट आउट किया गया है। साथ ही ये भी मैं यहाँ डिस्क्लोज करना चाहूँगा कि 1 महीने पहले जो है हमारा पूरा ऑडिट हुआ है फरवरी तक का और उसमें भी इस तरह की कोई त्रुटि कोई पॉइंट आउट नहीं किया गया। तो ये क्या मैटर है, मुझे लगता है जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है उसके जब हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगी तो शायद हम बेटर समझ पाएंगे कि अभी तक हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से या चाहे ट्रेजरी में भी बात हो रही है तो कोई कुछ ऐसा निकला नहीं है जिसके ऊपर हम शक संदेह जाहिर कर सकें। तो ऐसा कुछ भी अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया है एज पर रिकॉर्ड्स। जो व्यक्ति का नाम आना क्या है बोकारो का रहे हैं क्या है? एक उपेंद्र सिंह थे जो रिटायर हो चुके हैं पूर्व में सब इंस्पेक्टर। अभी उपेंद्र नाम के और जो भी व्यक्ति मिले हमें, जो है उपेंद्र राय, उपेंद्र चौधरी, हमने सबका निकाल के देखा जस्ट इन केस की नाम में कुछ ऐसा ना हो। और हमें तो मेन फाइनेंशियल्स देखने थे तो वो उसमें भी ऐसा कुछ कोई भी ऐसी सस्पिशियस कोई भी ट्रांजैक्शन या किस तरह का ट्रांसफ़र हमें अभी तक नहीं दिखा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात करेंगे बोकारो के वन विभाग के द्वारा संदीप सेंडे ने फिर से सभी ग्रामीणों को सूचित किया के तहत राहत की बात यह आई है कि रामगढ़ और बोकारो जिले के QRT टीम के प्रयासों से 5 हाथियों का यहाँ पर जो झुंड स्वर्णरेखा नदी पार कर सिल्ली की ओर जा चुका था, लेकिन हमारे क्षेत्र में अभी भी 2 अन्य जंगल जो हैं वो यहाँ पर सक्रिय हैं। साथ ही साथ अगर बात करेंगे 7 हाथियों का जो झुंड अभी भी अलग अलग जगहों के पे घूम रहा है और 12 हाथियों का झुंड जो है वो यहाँ पर घूमता नज़र आ रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो हाथियों के आतंक के बीच एक और तस्वीर जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है और वन विभाग के द्वारा यहाँ पर 5 महिलाओं को बचाया गया है। और साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे तो पूरे वन विभाग के द्वारा महिलाओं को यहाँ पर बचाया गया है और महिलाएं जो है वो गंभीर रूप से घायल हो सकती थी, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा गया है। लेकिन हालांकि अभी बता दें कि जंगल में भोजन की कमी के कारण या खाने की तलाश में कुछ घरों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। सारंडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो अलग अलग जगहों पर फिलहाल हम लोगों को जो तस्वीरें देखने को मिल रही है। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे इस पूरी खबर पर, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि फिलहाल क्या स्थिति है। 5 महिलाओं को हाथियों के झुंड से बचाया गया है क्योंकि जंगल में हाथियों को खाने की कमी हो गई थी, जिसके वजह से वो सभी लोग स्वर्णरेखा नदी के पार हो गए चले गए थे। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं हमारे सहयोगी अनिल से। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जानकारी अभी फिलहाल आपको मिल रही है, वहाँ पर महिलाओं को किस तरीके से बचाया गया है?
जी पूजा बता दें आपको, कोई जिस तरह अभी जंगलों में हाथी का तांडव चल रहा था, अभी जो वन विभाग के लोग अभी बहुत उससे कठोर कर दिया। हम सब हर समय मैंने पहरा दे रहे हैं, हर समय देख रेख कर रहे हैं ग्रामीणों का। लेकिन अभी जो महुआ का समय है, जो महुआ चुनने के लिए ग्रामीण सब जंगल में घूम रहे हैं और उसी के दौरान हाथियों से मुलाकात हो रहा है, हाथी उनसे आक्रमण कर दे रहा है। लेकिन इसको लेके जो वन विभाग के जो उन्होंने बताया कि हम बार बार अपील कर रहे हैं कि लोगों से कि अभी जंगल में ना जाए, लेकिन अभी तो लोग नहीं मान रहे हैं। अभी जो आक्रमण हाथियों के द्वारा जो महिलाओं पर किया गया था, लेकिन उसमें वन विभाग के जो क्यूआर टीम है उन लोग बचा लिए। जी अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्यूआर टीम के द्वारा कुछ नंबर्स भी जारी किए गए हैं अनिल, क्या कुछ उससे फायदा हो पाएगा गांव वालों को? क्योंकि गांव वाले बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। महुआ का समय है और सभी महिलाएं जो है वो वहां पर महुआ चुनने के लिए गई थी। जी, जो वन विभाग के द्वारा बार बार जारी किया जा रहा है, जो व्हाट्सएप नंबर जो जारी किया जा रहा है, फोन करने के लिए जारी किया जा रहा है नंबर उसको, तो कोई भी अगर कुछ होता है हाथियों का अगर सामना हमारे जो दिखे तुरंत आप हमको सूचना दे, वहाँ पर क्यूआर टीम जाके वहाँ पर तो आप लोग उससे बचाएगी। लेकिन जो महुआ का ये अभी समय चला, जो महुआ चुनता है अभी सब उसको बेचते हैं और बहुत तरह का दवाई भी बनता है, उसको लेकर बाद ग्रामीण सब जो है वहाँ पे महुआ चुनने जाती है। लेकिन थोड़ा सा सतर्कता इसे आपको ग्रामीण को बरकरार पड़ेगा, काहेगी जो हाथी सब है वो तो नहीं जानते हैं कि आप किस लिए आ रहे हैं। वो हाथी जो वो तो सोचे वो हमको मारने के लिए आ रहे हैं, वो तो आप आक्रमण करेंगे। इसी को लोग ग्रामीणों को भी भले ये चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि बाबा जो सदस्य है आयोग से जो ऑफिसर है वो विभाग के, वो बाबा अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी ग्रामीण इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपना गलती कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हाथियों के झुंड से बचाव के लिए यहाँ पर क्यूआर टीम ने एक संपर्क नंबर जो है वो भी जारी किया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो संपर्क नंबर है 8084598077। ये नंबर जो है इस पर आप तुरंत संपर्क कर सकते हो। साथ ही साथ एक और नंबर जो है वो भी दिया गया है, वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगी। 6204410674 डायल नंबर जो है वो यहाँ पर वन विभाग के द्वारा क्यूआर टीम के संपर्क करने के लिए दिया गया है। तो हाथियों के झुंड को डाइवर्ट किया जा रहा है और जिस तरीके से उन्होंने स्वर्णरेखा नदी को पार किया और उसके बाद अब सिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, उन सारी चीज़ों से महिलाओं को बचाने का भी प्रयास जो है वो यहाँ किया गया और 5 महिलाएं जो है वो फिलहाल अभी सुरक्षित है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज जिन लोगों को ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। बता दें कि धार्मिक अध्यास और पर्यटन को एक नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से IRCTC एक विशेष भारत गौरव पर्यटन ट्रेन लेकर आ रहा है, जो श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों और के दर्शन कराएगी। यह खास यात्रा 11 मई 2026 को हरी झंडे दिखाकर शुरू किया जाएगा। बता दें ये 11 रात और 12 दिन तक चलने वाली है। इस अनोखे धार्मिक यात्रा में यात्रियों को उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ के प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ यहाँ पर द्वारिकाधीश मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे साईं बाबा मंदिर, नासिक के ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और औरंगाबाद स्थित यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। ये ट्रेन रांची, बोकारो, गया और पटना सहित कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा का
लाभ उठा सकेंगे। सरकार के देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत चलाया जा रही है, और श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत चलाई जा रही यह पहल न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि देश की सांस्कृतिक एकता को भी मजबूत करेगी। सभी लोगों को नमस्कार। IRCTC परिवार की ओर से मैं अरविंद कुमार चौधरी, झारखंड टूरिज्म इंचार्ज, और हमारे साथ मंटू कुमार जो बोकारो स्टेशन इंचार्ज हैं। IRCTC और रेलवे दोनों मिलके है सो आप लोग के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन एक यात्रा ट्रेन निकाली हुई है जो 11 मई 2026 को स्टार्ट होगी। इसमें 6 ज्योतिर्लिंग टोटल कवर हो रहा है। इसमें सोमनाथ, द्वारका, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गृष्णेश्वर और द्वारका धाम और शिरडी के साथ ये टूर है। इसमें आपका खाने पीने की सारी व्यवस्था रहेगी। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और चाय, अगर ट्रेन में रहते हैं तो इवनिंग स्नैक्स, ये सारी व्यवस्था। रहने के लिए होटल रहेगा। इसमें 3 तरह की फैसिलिटी है। स्लीपर क्लास का है और सेकेंड AC का और थर्ड AC का। स्लीपर क्लास का जो कॉस्ट है 10,315 रुपया है। थर्ड AC का है 42,570 रुपया है, और जो सेकेंड AC का है 50,410 रुपया है ना। इसमें जो व्यक्ति AC में बुक कराएंगे उनको AC होटल, AC गाड़ी दिया जाएगा। जो नॉन AC में बुक कराएंगे उनको नॉन AC होटल, नॉन AC। खाना पीना टोटल सबका सेम रहेगा। खाने पीने में कोई डिफरेंस नहीं है। घुमाने के लिए टूर स्पॉट रहेंगे, रहने के लिए सिक्योरिटी गार्ड है, सफाई के लिए पूरा आपका सिक्योरिटी सफाई वाले रहेंगे। कुल मिला के पूरी तरह से एक सुरक्षित यात्रा हमारे माता पिताओं के लिए केंद्र सरकार रेलवे द्वारा ये दिया गया। ये ट्रेन आपका 6 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ, द्वारका, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर और आपका त्र्यंबकेश्वर, गृष्णेश्वर और द्वारकाधीश टेम्पल रहेगा। कुल मिला के इसमें 6 ज्योतिर्लिंग, एक धाम और एक शिरडी का हमारा इसमें मेडिकल ट्रेन में मेडिकल फर्स्ट एड किट रहेगा। अगर किसी का माता पिता की तबीयत खराब होता है तो अगला स्टेशन पे हम लोग ट्रेन रुकवा के उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत है तो, और साथ में हम असिस्टेंट देते हैं। साथ में इसमें आपका मेडिकल ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है। अगर कुछ होता है एक्सीडेंट के थ्रू तो उनको इंश्योरेंस भी कवर है। लगभग 10 लाख रुपये का है। क्या नाम होगी आपका? अरविंद कुमार चौधरी, मैं झारखंड टूरिज्म इंचार्ज हूँ, और हमारे साथ मंटू कुमार जो बोकारो के स्टेशन इंचार्ज है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बोकारो ट्रेनिंग से वेतन मद में 3.15 करोड़ रुपए की यहां पर निकासी के मामले में जिला प्रशासन ने त्वरित और सख्त कार्रवाई की है। उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देश पर ट्रेजरी ऑफिसर गुलाम चंद उराव द्वारा संबंधित मामले में यहां पर BS सिटी थाने में देर रात प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अपने आवेदन में टीओ ने लिखा है कि दिनांक 6 अप्रैल 2026 को स्थानीय प्रचार पत्र में यहां पर प्रमुख खबरें के आधार पर मामले की जांच प्रारंभ की गई है। जांच के क्रम में कोषागार अभिलेखक और साथ ही साथ बैंक खातों से प्राप्त विवरण का परीक्षण किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जांच में यह पाया गया है कि पुलिस उप निदेशक उपेंद्र सिंह के नाम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के मई 2024 से मार्च 2026 तक वेतन मद से निकाली गई राशि को अन्य खातों में स्थानांतरित किया गया है। टीओ के जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि उक्त राशि का संस्थीकरण पुलिस विभाग के अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडे द्वारा अपनी पत्नी के बैंक खाते में कराया गया है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बता दें कि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की भी पहचान की जा रही है तथा सभी दोषियों के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन और सभी लोग मिलकर प्रतिबद्ध हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उपायुक्त पूरी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। जानकारी हो कि मामला संज्ञान में आने के तुरंत बाद DC अजय नाथ झा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यहां पर विस्तृत जांच के आदेश दिए थे। उन्होंने निर्देश दिया था कि
प्रकाशित समाचार के विवरण सभी बिंदुओं की गहन जांच करते हुए तत्काल स्थिति स्पष्ट करे, साथ ही जांच कार्य पूरा कर 24 घंटे के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे झारखंड के प्रदेश कार्यालय बीजेपी की, तो जहां पर प्रदेश कार्यालय में नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। बैठक से पूर्व सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही पूरे कार्यक्रम में सभी नवनियुक्त लोगों को यहां पर रखा गया है। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में सभी नवनियुक्त कार्यकर्ता जो है, सभी पदाधिकारी जो है यहां पर मौजूद रहे, चाहे वो हम लोग यहां पर बात करेंगे गीता कोड़ा की या फिर यहां पर गणेश मिश्रा की। सभी लोग इस बैठक में शामिल थे। हमारी सहयोगी रेखा हमारे साथ चुकी है, उनसे बातचीत करेंगे। रेखा, आज बीजेपी कार्यालय में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और इस बैठक में कई सारी चीजों को लेकर के चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में जो यहाँ पर आदित्य साहू की पूरी टीम जो है वो बीजेपी को झारखंड में मजबूत करने वाली है। देखिए पूजा, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड बीजेपी कार्यालय में आज आदित्य साहू ने जो अपनी टीम की घोषणा कुछ दिनों पहले की थी, उस घोषणा में शामिल जितने भी नेता थे सभी जो है आज पहुंचे हुए थे और सभी को सम्मानित किया गया। और कैसे पार्टी अब आगे कार्य करेगी, कैसे संगठन विस्तार होगा, किस तरीके से झारखंड में पार्टी का जो एक जनाधार खत्म हो चुका है उस जनाधार को कैसे पार्टी वापस लाएगी, इस पूरी गतिविधियों के साथ मंथन जो है वो आज हुआ है। और आपने देखा होगा कि जो नई टीम है वो पूरी उत्साह के साथ लबरेज नजर आ रही थी। कई ऐसे नेता नजर आए पूजा उस बैठक में जिन्हें पार्टी ने मुख्य धारा में लाने का काम किया, चाहे वो गणेश मिश्रा हो या फिर अन्य नेता हो। क्योंकि अगर हम गणेश मिश्रा की खास तौर पे बात करें पूजा, तो एक वक्त था जब रघुवर दास के कार्यकाल में इन्हें महामंत्री बनाया गया था, लेकिन लंबे वक्त तक प्रशिक्षण प्रमुख के तौर पर ये काम करते रहे। इसके बाद बाबूलाल मरांडी इससे पहले आए तो इन्हें मंत्री का दर्जा मिला और अब महामंत्री का मिला है, तो एक तरीके से मुख्य धारा में लाने की उन्हें कोशिश की गई है। इसके अलावा अगर हम लोग गीता कोड़ा की बात करें पूजा, तो गीता कोड़ा भी जो है वो महामंत्री बनाई गई हैं। यानी कि मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जो कि कांग्रेस से सांसद रह चुकी हैं, और जब वह चुनाव हारी तो उसके बाद कहा गया कि अब इनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी ने इन्हें भी वो सम्मान देने की कोशिश की है, ये बताता है कि पार्टी ने यहाँ पर कई सारी ऐसी बिंदुओं पर ध्यान रखा है, ऐसे नेताओं का चयन किया गया है जो सही मायने में संगठन को मजबूत कर सकते हैं, और साथ ही जिनके ऊपर पार्टी ने जो दाव खेला पूजा उसका भी फायदा एक तरीके से देने की कोशिश की गई। तो अगर हम लोग मधु कोड़ा की पत्नी की बात करें तो गीता कोड़ा को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। इसके अलावा और कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे नाम भी हैं पूजा जो कि पहले से ही उस पद पर काबिज रहे, चाहे वो प्रदीप वर्मा हो या फिर अन्य नेता हो। तो पार्टी जो है उपाध्यक्ष जो है प्रदीप वर्मा को बनाया गया। तो बेसिकली मकसद यही था सभी का इस कार्यक्रम को आज करने का कि भाजपा जो है बंगाल चुनाव में सभी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली है, जो भी आदित्य साहू की टीम के नेता हैं। तो उन नेताओं को एक तो अनाउंसमेंट के बाद सभी एक तरफ एक जगह थे नहीं, तो सभी को बुलाना, मीटिंग करना, संगठन विस्तार कैसे किया जाए, कैसे झारखंड में भी कमल खिले, इसकी कोशिश आने वाले समय में कैसे करनी है, और खास तौर पे पार्टी के अंदर संगठन को कैसे मजबूत करना है और किस तरीके से किसको क्या जिम्मेदारी और क्या कामकाज देना है, इस पर पूरा फोकस जो है वो आज नजर आया इस बैठक में पूजा। और ये बैठक झारखंड बीजेपी के नेताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है, इसलिए मजबूत है क्योंकि भाजपा झारखंड में भले ही है लेकिन एक तरीके से गौन है, चाहे वो विपक्ष के तौर पर हो या फिर अच्छे संगठनकर्ता के तौर पर हो। तो ऐसे में झारखंड बीजेपी के नेताओं पर सबकी नजर इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिन्हें बंगाल चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है।
कई ऐसे जिला हैं जिनके प्रभारी इस टीम के नेता बने हुए हैं। तो अगर बंगाल चुनाव में पार्टी की बेहतर प्रदर्शन के साथ जीत होती है तो इन नेताओं को भी उसका श्रेय जाएगा। और यही वजह है कि आज ये कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय में हुआ है पूजा, और इस कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर के पहले से ही तैयारियां चल रही थी और आज जाकर के इन सभी नेताओं को सम्मानित किया गया है। और संगठन विस्तार कैसे और बेहतर किया जाए, क्या कामकाज किसको दिया जाए, इस पर पूरी तरीके से मंथन किया गया है। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रेखा, और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी अपने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही थी और राज्य में किस तरीके से बीजेपी और मजबूत हो सके इसको लेकर के महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो इस वक्त यहां पर आसाम के गुवाहाटी में मौजूद हैं और आसाम में आज चुनाव प्रचार थमने वाला है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आसाम के गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। झारखंड वासियों की सुख समृद्धि, शांति और उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर के इस अवसर पर मंदिर के पुजारी ने पूरे विधि विधान और वैधानिक मंत्रों के साथ पूजा संपन्न कराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माता रानी के चरणों पर शीश झुकाकर नमन करते हुए राज्य के सभी लोगों के लिए विकास और जन कल्याण की प्रार्थना की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह मेरा सौभाग्य है कि एक बार पुनः मुझे माता रानी के दरबार में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मां कामाख्या की कृपा से झारखंड नियंत्रण प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है और हमारी कामना है कि झारखंड इसी तरीके से बढ़ता रहे। तो फिलहाल झारखंड स्पेशल में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।